दोस्तों, आज हम जो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 है उसका चैप्टर 4 देखेंगे। और इस चैप्टर 4 में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो बाउंड्री मार्क्स से संबंधित है, यानी सीमा चिन्हों से संबंधित है। उसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी धाराएं 20 से लेकर के 28 तक हम एक एक धारा देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम देखें कि बाउंड्री और बाउंड्री मार्क्स ये होते क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम एक राजस्व गांव, जैसे चकबंदी के वीडियो में आपने देखा होगा कि हम पूरे एक राजस्व गांव को लेके पहले उसकी सारी मेड़ें तोड़ के नए सिरे से जब चकबंदी करते हैं तो उसमें पहले सबसे पहले गांव की बाउंड्री को तय करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये गांव की बाउंड्री, हमने एक गांव की बाउंड्री मैंने ये ब्लैक बोर्ड पर बनाई है, वाइट बोर्ड पर। तो ये एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री के अंदर पूरा गांव का रकबा है। तो पहले तो सबसे पहले जो राजस्व गांव है उसकी सीमा का निर्धारण होता है, और जब उसकी सीमा को हम निर्धारित कर लेते हैं तो उस पर सीमा चिन्ह लगा देते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ कि ये सीमा चिन्ह पत्थर के लगाए जाते हैं, और अब इनको हर एक सीमा चिन्ह को एक कोड दे दिया गया है, और उस कोड के आधार पर सीमा चिन्हों के जो अक्षांश और देशांतर हैं वो भी लिख दिए गए हैं। तो अब अगर कोई सीमा चिन्ह यहाँ से उखाड़ भी लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर हैं, तो हम उसको एग्जैक्ट वहाँ पे लोकेट कर लेंगे। उसके बाद में इसके अंदर जो सर्वे नंबर होते हैं यानी गाटा संख्याएं होती हैं, उन गाटा संख्याओं के भी सबकी डिमार्केशन होता है। तो जैसे मान लीजिए वो कोई खातेदार है, उसका एक चक है गाटा संख्या 15, तो ये 15 उसकी खतौनी में उसके नाम लिखा हुआ, कितना इसका रकबा है, कितना इसकी मालगुजारी कितनी बन रही है, ये सारी की डिटेल उसमें होगी। और इसमें अगर 2 या 3 खातेदार हैं तो वो भी, उन सबों का भी नाम इसमें होगा। होता ये है मौके पर, जैसे मान लीजिए ये 9 नंबर है, एक इसमें 3 भाई हैं, फादर जिंदा है तो फादर के नाम मान लीजिए बन गया, और तीनों इसमें अलग अलग उन्होंने अपने छोटी छोटी मेड़ें डाल के वो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो जैसा आप देखते होंगे ज़्यादातर जगह पर कहीं मेड़ चौड़ी है, कहीं पतली है, तो मेड़ का कोई साइज निर्धारित नहीं है। यानी जो चक की मेड़ है उसका कोई साइज निर्धारित नहीं है कि वो कितनी चौड़ी होनी चाहिए। इसी तरह से जो गांव की बाउंड्री है राजस्व गांव की, उसका भी कोई साइज निर्धारित नहीं है। अगर ये साइज निर्धारित हो जाए, यानी गांव का जो वो है मेड़, उसका साइज थोड़ा बड़ा हो और जो चक हैं उनके साइज थोड़े छोटे हो मेड़ों के, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये जो मेड़ तोड़ने वाली घटनाएं हैं इन पर थोड़ा अंकुश लगेगा। ये साइज का निर्धारण उसमें हो जाए कि भाई जो बड़ी वाली है वो मान लीजिए पूरी आधा मीटर की होगी या 1 मीटर की होगी, और जो छोटी वाली चक की साइड है उसका भी मान लो वो भी फिक्स कर दी जाए कि वो 500 मान लीजिए सेंटीमीटर होगी या जो भी है। मतलब उसको एक हम एक रूप दे दें, फिट में दे दें, 2 फीट 1 फीट ऐसे कर दें तो ज़्यादा ठीक रहे। लेकिन ऐसा ये है नहीं, काश्तकार अपने हिसाब से ही अंदर ये डाल लेते हैं, और बाद में इनमें झगड़ा होता है, एक साइड एक काट लेता है, दूसरी साइड दूसरा काट लेता है, पता चलता है कि उनको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। तो धारा 20 देखते हैं, उसमें सीमा निर्धारण और सीमांकन है। उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक राजस्व गांव की एक सीमा होगी, और उसी तरह से सभी जो सर्वे नंबर हैं या गाटा संख्याएं हैं उनका भी सीमांकन होगा। उसके बाद में धारा 21 में उनका अनुरक्षण और पुनर्निर्माण है, यानी उनको तोड़ दिया जाए तो उनका अनुरक्षण किस तरह से किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जो अंदर वाली जो गाटा का डिमार्केशन है, जैसे 25 नंबर है, तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं इनके रखरखाव का जिम्मा ये जो काश्तकार हैं जिसका ये खेत है उसी का है। यानी 25 की ये वाली मेड़ का जिम्मा 25 नंबर वाले का है और 28 नंबर वाले का है, यानी ये लोगों का रखरखाव का इसका जिम्मा है। लेकिन जो चकमार्ग है, मान लीजिए ये वाला चकमार्ग है या कोई सार्वजनिक
भूमि है और उसकी जो सीमा है तो वो अगर टूट जाती है तो वो ग्राम पंचायत उसको बनवाती है। तो इस तरह से, और ये इसका अधिकार जो है वो एसडीएम को है। एसडीएम के लिए जो अगर सीमा चिन्ह कोई नष्ट हो जाए तो धारा 22 में लेखपाल का उत्तरदायित्व है कि लेखपाल वो सीमा चिन्ह की नष्टीकरण की, विनिष्टीकरण की या उसकी टूटने की जो आख्या है वो नायब तहसीलदार को देगा और नायब तहसीलदार अपनी रिपोर्ट लगा करके उसको उप जिलाधिकारी को भेज देंगे। धारा 23 में उप जिलाधिकारी नायब तहसीलदार से प्राप्त आख्या का संज्ञान लेकर के पक्षों को नोटिस जारी करके उनको सुन के और उचित आदेश देगा। तो इसमें अगर जो बीच की मेल टूटी है तो काश्तकारों से ही बनवाई जाएगी। अगर काश्तकार नहीं बनवाते हैं तो जिलाधिकारी वो बनवा देगा और उसका जो खर्चा होगा वो दोनों काश्तकारों से वसूल कर लिया जाएगा। उसी तरह से जो अगर मान लीजिए चकमार्ग टूटा हुआ है तो चकमार्ग ग्राम पंचायत से बनवा दिया जाएगा और अगर नहीं बनवाती है ग्राम पंचायत तो बनवाने के बाद में उसका खर्चा ग्राम पंचायत से वसूल लिया जाएगा। और ये वसूलियाबी की कार्रवाई जो होती है वो जैसे रेवेन्यू वसूला जाता है, यानी मांग पत्र जारी करके वसूली उससे कर ली जाती है। उसके बाद में धारा 24 है सीमा संबंधी विवाद। तो अगर मान लीजिए दो काश्तकारों में सीमा संबंधी विवाद है, उसका निस्तारण करना है तो वो दोनों आ सकते हैं। उप जिलाधिकारी सुमोटो भी इसका संज्ञान ले सकते हैं। इसमें धारा 24 पर मैंने एक बहुत डिटेल इसका पूरा वो वीडियो बना रखा है वो अलग से, क्योंकि धारा 24 ही इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका निस्तारण 3 माह के अंदर उप जिलाधिकारी को करना होता है और उप जिलाधिकारी के आदेश की अपील जो है 30 दिन के अंदर की जा सकती है। उसके बाद में जो सबसे कम जिसका उपयोग हो रहा है वो धारा 25 है जो राइट टू वे है। इसमें ये बहुत अच्छी धारा है। ये पुरानी यूपी जेडए एंड एलआर एक्ट में कोई इसके पैरेलल धारा नहीं थी, ये बिल्कुल नई इसमें दी है और ये इसमें सख्ती जो है वो तहसीलदार को दी हुई है। तो मैं एक उदाहरण देकर के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 7 नंबर चरागा है। अब इस चरागा पर ये गांव है, गांव से जाने वाले लोग ने एक रास्ता यहाँ पे ऐसे बना रखा है, वो इस वाली मेड़ से जाते हैं और इस पे आते हुए फिर इस मेड़ से जाते हैं और उसके बाद यह चरागाह पे अपनी जानवर ले जाते हैं। तो ये जो मेड़ है, जो बीच में पड़ी हुई मेड़ है, ये मेड़ व्यक्तिगत है, ये सार्वजनिक नहीं है। ऐसे ये वाली मेड़ भी व्यक्तिगत है। तो इन मेड़ों पर मान लीजिए बड़ी चौड़ी चीज बनी हुई है यहाँ पर। ये मान लो एक आप ये कह सकते हो कि यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली जा सकती है, इतना बड़ा रास्ता चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। तो अगर मान लीजिए ये वाले 9 नंबर वाले और 4 नंबर वाले ये लोग इसको कहें कि साहब ये तो हमारे रकबे में होके चल रहा है, ये रकबा हमारा है, हम इसको तोड़ देंगे और हम यहाँ पर जाने नहीं देंगे इन लोगों को। तो ये राइट टू वे है। इसमें इस मार्ग चूंकि ये मार्ग बहुत पहले से चल रहा है और यहाँ पे चरागाह है, सब गांव के लोगों को अपने जानवर ले जाना है यहाँ पे और भी काम करते रह रहे हैं, वो पुराने समय से चलता आ रहा है। तो ये लोग इसको तोड़ नहीं सकते। अगर इन्होंने मान लीजिए कोई अवरोध यहाँ उत्पन्न कर दिया है तो धारा 25 में तहसीलदार पक्षों को सुनकर के और आदेश पारित कर सकता है। अगर मान लीजिए वो वैसे नहीं मान रहे हैं तो तहसीलदार बलपूर्वक जो इन्होंने अवरोध उसमें उत्पन्न किया है उस अवरोध को हटा सकता है। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर कोई तालाब है, इस तालाब पर भी जाने के लिए एक चौड़ा सा रास्ता यहाँ बना हुआ है, उस पर होकर के सब लोग जाते हैं। पूरा गांव उस तालाब के पास जाता है, वहीं से पानी वानी लेते हैं। तो ये भी एक तरह से जो है राइट टू ईजमेंट है, ये भी इसी धारा 25 के अंतर्गत आता है। तो ये धारा बहुत अच्छी है और इसमें इस तरह के जो झगड़े हैं जो प्राइवेट लैंड में होकर के रास्ते बन गए हैं, उनमें जो झगड़े हैं उनको सुलझाने के लिए ये धारा 25 का सहारा लिया जा सकता है। धारा 26 में तहसीलदार उसमें आदेश करेगा, बलपूर्वक उसको हटा देगा। धारा 27 में रिवीजन का अधिकार है उप जिलाधिकारी को। तो एसडीओ के यहाँ धारा 26 में जो आदेश
तहसीलदार ने किया है उसकी रिवीजन का जो अधिकार है वो उप जिलाधिकारी को है। 30 दिन के अंदर रिवीजन किया जा सकता है और उप जिलाधिकारी फिर पक्षों को सुनेगा। अगर तहसीलदार के उसमें कुछ उसको लगता है तो तदनुसार वो उसको संशोधित कर देगा और फिर उप जिलाधिकारी का आदेश वो माना जाएगा। इसमें धारा 24 में जो उप जिलाधिकारी का आदेश जो होता है उसमें 30 दिन की अपील का टाइम है और अपील आयुक्त के यहाँ होती है। यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए कि आयुक्त की अपील में जो आदेश होगा वो फाइनल आदेश होता है। फिर मतलब उसको सब पक्षों को मानना होगा, वो फाइनल है, उससे ऊपर फिर उसकी सुनवाई नहीं। तो इस तरह से ये हो गया। धारा 28 जो है वो ये कहती है कि जो सिविल कोर्ट का जो अधिकार है ईजमेंट का उस पर इसका कोई रोक नहीं होगा। यानी धारा 25 में जो आदेश तहसीलदार ने पारित किए हैं उनका असर सिविल सूट पर नहीं पड़ेगा। यानी सिविल सूट में जाने के लिए फिर भी आदमी स्वतंत्र है। तो इस तरह से ये सीमा चिन्ह और सीमाओं की मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।